मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। कि ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर कंटेंट एंड आपका अपना। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि अपेंडिक्स 3A 2A LDC एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे और आपके जैसे जो भी एक नीडी पर्सन है, नीडी गाइज है, वहाँ तक हमारा और आपका ये प्रयास समग्र रूप से पहुँच सके और वो इससे लाभ ले सके। तो एंड डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड डोंट किल द टाइम एंड लेट्स begin. फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ ऑप्शंस एंड आंसर के साथ है, ताकि आप इसको जब कभी भी इस वीडियो को आप खोलें और देखें तो आपको ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। साइड में आपका आंसर भी दिया हुआ है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कि रेलवे बोर्ड इज लोकेटेड एट, यानी डियर फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है, रेलवे बोर्ड कहाँ लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, यानी दिल्ली में। यानी रेलवे बोर्ड कहाँ है, दिल्ली में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल सुपर नुएशन एज ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इज, यानी डियर फ्रेंड्स कह रहा है कि जो नॉर्मल एज है रेलवे एम्प्लॉयज का सुपर नुएशन का, यानी रिटायरमेंट का, वो कितने साल है। तो वो है 60 ईयर्स, यानी 60 साल। यानी 60 साल में वो सुपर एनुएशन एज है रेलवे सर्वेंट का या रेलवे एम्प्लॉय का। ओके, नॉर्मल एज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड न्यू पेंशन सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड WEF मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी न्यू पेंशन स्कीम जो है कब से इफेक्ट में आया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनवरी 2004, यानी 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनली द अर्निंग ऑफ रेलवे आर क्लासिफाइड इन, यानी कथा पारंपरिक रूप से रेलवे की जो अर्निंग है उसे कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, रेलवे की जो अर्निंग है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में, यानी 3 सोर्सेस है, यानी जिसको कि ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप जेड में बांटा गया। जैसा कि हम लोग ग्रुप एक्स जो कि जानते हैं कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो मालगाड़ी है उससे सबसे ज़्यादा, मतलब माल ढुलाई से रेलवे को सबसे ज़्यादा इनकम होता है। उसके बाद फिर बाई है, कोचिंग है, फिर सैंडरी है, जिसमें कि बहुत सारे चीज़ जो मिसलेनियस वर्क है वो आ जाते हैं जेड में। ओके, तो जो ट्रेडिशनली जो अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग है रेलवे की, वो उसे कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो 3 सोर्सेस, उसके 3 सोर्सेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नॉर्मल इंक्रीमेंट इज अलाउड आफ्टर, यानी डियर फ्रेंड्स जो नॉर्मल इंक्रीमेंट है वो अलाउड है कितने, मतलब समय के बाद नॉर्मल इंक्रीमेंट लगता है। तो जो नॉर्मल इंक्रीमेंट का जो डेट है वो कितने समय बाद लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 ईयर, यानी आफ्टर 1 ईयर कोई भी रेलवे सर्वेंट को एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, तो 1 ईयर। आई थिंक आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी डियर फ्रेंड्स बोल रहा है कि रेलवे वीक जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल एंड 16 अप्रैल। तो डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट 16 अप्रैल 1853, यानी 16 अप्रैल 1853 को हमारे इंडिया में रेलवे का परिचालन प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर इज 16 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज ए रेल वीक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नॉन गैजेटेड
या GRC वैकेंसीज इन रेलवेज आर filled up through direct recruitment from, यानी नॉन गैजेटेड के जितने सारे ग्रुप सी के जो वैकेंसीज होती है रेलवे में, वो किसके माध्यम से भरा जाता है? तो ग्रुप सी के जितने भी वैकेंसीज है रेलवे में वो RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा फिलअप किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में IRIEM कहा जाता है, ये कहाँ लोकेटेड है? तो डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट IRIEM यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हालांकि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर IRIFM नॉट EM, FM इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ लोकेटेड है? तो राइट आंसर इज सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में स्थित है। ओके, एंड ये ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इज हेडेड बाई, यानी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे का वो किसके द्वारा हेडेड होता है, यानी उसके प्रमुख कौन होते हैं? तो FC यानी फाइनेंशियल कमिश्नर के द्वारा ये हेडेड होता है। यानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो रेलवे का है वो किसके द्वारा हेडेड है, यानी उसका यानी उसका चेयरमैन कह सकते हैं एक तरह से, कि जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो रेलवे का है वो FC के द्वारा हेडेड होता है। यानी वो मुख्य मतलब के कार्यकारिणी अधिकारी वही होते हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि द प्रेजेंट पे स्केल्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स आर नोटिफाइड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी क्वेश्चन का मीनिंग जो है कि जो प्रेजेंट पे स्केल्स है रेलवे सर्वेंट का वो आर नोटिफाइड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पर ये नोटिफाई किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7th CP। अभी कौन सा CPC चल रहा है? तो 7th CP यानी 7th CPC यानी पे कमीशन चल रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रोडक्टिविटी टेस्ट आर कंडक्टेड टू नो, यानी प्रोडक्टिविटी टेस्ट जो होता है जो कंडक्ट किया जाता है प्रोडक्टिविटी टेस्ट, उसे किस रूप में हम लोग जानते हैं? तो उसे जानते हैं रिमूनरेटिवनेस ऑफ वर्क, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है रिमूनरेटिवनेस ऑफ वर्क। यानी प्रोडक्टिविटी टेस्ट, प्रोडक्टिविटी मीन्स व्हाट, कि मतलब कि हमेशा नए नए प्रोडक्ट का उसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जो प्रोडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है, जो प्रोडक्टिविटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसे किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं रिमूनरेटिवनेस ऑफ वर्क, यानी वर्क का नयापन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि ऑपरेटिंग रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ, तो जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो किसका इंडेक्स है? तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी, यानी फाइनेंशियल वायबिलिटी का जो जितने भी मतलब कि उससे रिलेटेड वर्क हैं वो ऑपरेटिंग रेशियो के अंतर्गत आते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो इज वर्कड आउट ऑन, तो ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो वर्कड आउट ऑन होता है, जो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रॉस अर्निंग। यानी ऑपरेटिंग रेशियो यानी जो परिचालन जो रेशियो है वो हम कैसे हम लोग निकालते हैं? तो जो जब तक हम ग्रॉस अर्निंग हमें मालूम नहीं रहेगा तब तक क्या हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो को फाइंड कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज वर्कड आउट ऑन ग्रॉस अर्निंग, यानी ग्रॉस अर्निंग पर ही वो डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कॉस्ट ऑफ रिटायर्ड एसेट इज क्रेडिटेड टू, यानी कॉस्ट ऑफ रिटायर्ड एसेट्स जो है, रिटायर्ड एसेट्स क्या है? यानी जो कि अबंडन कर दिया गया है, यानी जिसको कि त्याग कर दिया गया है, यानी जो कि अब यूजफुल नहीं है, उसे बोलते हैं रिटायर्ड एसेट्स। तो जो रिटायर्ड एसेट्स का जो कॉस्ट होता है वो किस में क्रेडिट किया जाता है? तो वो किया जाता है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, DRF नॉट E, दिस इज ए मिसप्रिंट, DRF
एफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड में ही क्रेडिट किया जाता है रिटायर्ड एसेट्स का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सचेकर कंट्रोल मीन्स। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर और कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेकर कंट्रोल। तो डियर फ्रेंड्स, जो एक्सचेकर कंट्रोल होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल ओवर इशू ऑफ चेक्स, यानी किसी भी चेक का इशू करने से पहले उस पर खुद का जो कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल, उसे ही हम लोग सेल्फ कंट्रोल ओवर इशू ऑफ चेक्स, यानी किसी भी चेक को इशू करने के समय जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, उसे ही एक्सचेकर कंट्रोल कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एंड समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज, यानी डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट मीन्स क्या, यानी मतलब फिर से जीरो से शुरू करना किसी भी बजट को, और उस जीरो जो बेस बजटिंग होता है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जो जीरो बेस बजट है ना, उसका जो सीधा साधा जो मीनिंग है वो है जुडिशियस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका जो एलोकेशन होगा वो जुडिशियली होगा, यानी न्याय संगत होगा, किसी को न ज़्यादा न किसी को कम। इसी को बोलता है जीरो बेस बजटिंग। तो जो जीरो बेस बजटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है कि जुडिशियस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होगा, जो बंटवारा होगा, वो जुडिशियली होगा, यानी न्याय संगत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट चेक इज। तो टेस्ट चेक का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, तो टू इंक्लूड डिसिप्लिन एमंगस्ट स्टाफ सो दैट दे डू नॉट टेक द वर्क कैजुअली, यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट चेक, कर्मचारियों के बीच में प्राय वर्कशॉप में जो जॉब किए होंगे उनको पता होगा कि प्राय वर्कशॉप में जो होता है वो टेस्ट चेक किया जाता है। तो टेस्ट चेक करने का जो मेन बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो यानी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका है क्या कि टू इंक्लूड डिसिप्लिन एमंगस्ट स्टाफ, यानी स्टाफ के बीच में डिसिप्लिन को डेवलप करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का स्किल डेवलप करना, सो दैट ताकि दे डू नॉट टेक द वर्क कैजुअली, यानी ताकि वो वर्क को कैजुअली ना ले, सीरियसली ले, और वो अपना 100% उस काम में दे जो उनको काम दिया गया है। इस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए ही टेस्ट चेक ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव है स्टाफ में जो है कि सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फंक्शन इंटरनल चेक ऑफ एक्सपेंडिचर आर, यानी एक्सपेंडिचर का जो फंक्शन इंटरनल चेक होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, अकाउंट्स कंट्रोल एंड बजटरी कंट्रोल, अकाउंट्स कंट्रोल या बजटरी कंट्रोल, फाइनेंस कंट्रोल या बजटरी कंट्रोल, अकाउंट्स कंट्रोल या फाइनेंस कंट्रोल, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डियर फ्रेंड्स, ये है ऑल ऑफ द अबव। फंक्शनल जो एक्सपेंडिचर का जो इंटरनल फंक्शनल जो चेक है उसका मतलब सारा चीज होता है, मतलब उसमें अकाउंट कंट्रोल भी हो गया, बजटरी कंट्रोल भी हो गया, फाइनेंशियल कंट्रोल भी हो गया, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ऑल द एबव, यानी ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक्सपेंडिचर may be incurred prior to receipt of sanction of competent authority for and next question is work register should be maintained, यानी वर्क रजिस्टर जो है शुड बी मेंटेन वर्क वाइज एंड सम एस्टिमेट वाइज, यानी डियर फ्रेंड्स वर्क रजिस्टर जो है वर्क रजिस्टर शुड बी मेंटेन, यानी किसके द्वारा मेंटेन किया जाना चाहिए, तो या किस रूप में मेंटेन किया जाना चाहिए,
तो वर्क वाइज एंड सब एस्टिमेट वाइज, यानी वर्क वाइज और सब एस्टिमेट वाइज हम लोग को वर्क रजिस्टर को मेंटेन करना चाहिए। अब है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच पेमेंट इज मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेजरमेंट बुक। यानी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी इनमें से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट पे किया जाता है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्री जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेजरमेंट बुक। यानी मेजरमेंट बुक के माध्यम से ही कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट का पैसा पे किया जाता है, या फिर जो वर्क कर रहा है उसमें जो खर्च आ रहे हैं तो उसका पैसा इसी के द्वारा पे किया जाता है ना। तो मेजरमेंट बुक इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कैशिंग ऑफ गारंटी बॉन्ड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट ऑफिसर। यानी कैशिंग ऑफ ग्रेजुएट बॉन्ड गारंटी बॉन्ड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट ऑफिसर। यानी अकाउंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैशिंग ऑफ गारंटी बॉन्ड। And next one is, in the case of deposit works for private parties, the departmental charges are in the case of deposit works for private parties, the departmental charge are levied at the rate of, तो इसका आंसर है जो 12.5%। यानी इन द केस ऑफ डिपॉजिट वर्क्स फॉर प्राइवेट पार्टीज, यानी डिपॉजिट वर्क जानते हैं ना कि रेलवे करता है, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टीज के लिए, तो वो जो डिपार्टमेंटल चार्जेज जो लिया जाता है रेलवे के द्वारा, तो वो कितना परसेंट लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है 12.5%। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्यूमेंट विच इज द अथॉरिटी फॉर द शॉप टू अंडरटेक मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट इज जॉब कार्ड। उसका राइट आंसर है वो है जॉब कार्ड। यानी अंडरटेक मैन्युफैक्चर, यानी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा, तो वर्कशॉप में होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि द डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू ड्रॉ मटेरियल स्पेसिफाइड इज, इसका जो राइट आंसर है वो है मटेरियल रिक्विजिशन, है ना। द डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू ड्रॉ मटेरियल स्पेसिफाइड, यानी स्पेसिफाइड मटेरियल को ड्रॉ करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है वो है मटेरियल रिक्विजिशन। ओके। नेक्स्ट, ईच वर्कशॉप एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इज अटेंडेंस डेली थ्रू गेट अटेंडेंस कार्ड, तो इसका आंसर है 4 टाइम्स। यानी वर्कशॉप का यदि कोई स्टाफ है तो वो अपना जो अपना उसका अटेंडेंस है, तो वो उस अटेंडेंस को मेंटेन किस रूप में करता है, तो फॉर 4 टाइम्स। ईच वर्कशॉप एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इज अटेंडेंस डेली थ्रू गेट अटेंडेंस कार्ड, यानी 4 टाइम्स अटेंडेंस कार्ड में रिवीजन होता है। And next question is, the attendance is recorded in the gate attendance card at the, यहाँ पर क्या होगा, at the, the attendance is recorded in the gate attendance card at the कहाँ, at the time booth। यानी जितने भी एम्प्लॉय है वर्कशॉप का, तो उनके अटेंडेंस का जो लेखा जोखा होता है वो होता है टाइम बूथ पर। ओके। नेक्स्ट है कि द बूथ क्यू टर्न स्टेटमेंट पार्ट 1
शोज आउटले, इसका आंसर है एडजस्टेबल ड्यूरिंग द मंथ, है ना। कहता आउटर्न स्टेटमेंट पार्ट 1 शोज आउटले डिस्ट्रीब्यूट जैसे कि डिस्टेबल ड्यूरिंग द मंथ। कहता है ईच वर्कशॉप एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हिज अटेंडेंस डेली थ्रू गेट अटेंडेंस कार्ड, यानी इसका जो 4 टाइम्स होगा रिपीटेड क्वेश्चंस। और आउटर्न स्टेटमेंट पार्ट 1 शोज आउटले, इसका जो है राइट आंसर वो है ए डिस्टेबल ड्यूरिंग द मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, कहता है परफॉर्मा ऑन कॉस्ट बजट इज रिपीटेड, और इसका राइट आंसर है एनुअली, यानी परफॉर्मा ऑन कॉस्ट बजट इज प्रिपेयर्ड, यानी परफॉर्मा ऑन कॉस्ट का जो बजट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है कब, तो परफॉर्मा ऑन कॉस्ट बजट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग एनुअली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेमेंट टू वर्कशॉप लेबर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अटेंडेंस, यानी वर्कशॉप का कोई लेबर हो, स्टाफ हो, उसका जो पेमेंट जो अटेंडेंस है वो है कि इक्वल अटेंडेंस। पेमेंट टू वर्कशॉप लेबर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अटेंडेंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रेलवे अकाउंट्स आर क्लोज्ड, तो रेलवे का जो अकाउंट्स होता है वो कब क्लोज किया जाता है, तो एनुअली क्लोज किया जाता है, यानी रेलवे अकाउंट्स आर क्लोज एनुअली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री चेक शुड बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ, तो प्री चेक जो होना चाहिए वो पेमेंट टुवर्ड्स एरियर्स ऑफ इंक्रीमेंट, यानी एरियर ऑफ इंक्रीमेंट का बात हो तो जो अपेंडिक्स 2A का कोई भी केसेज है उसको पहले देख लेना चाहिए, या सर्विस रिकॉर्ड या APR का मामला हो, जो भी हो, क्योंकि प्री चेक शुड बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ पेमेंट्स टुवर्ड्स एरियर्स ऑफ इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल रेलवे इज नोन फ्रॉम एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल रेलवे, जैसे ECR, ER, SWR, NR, NCR, ये सब क्या हुआ, इंडिविजुअल रेलवे हुआ। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है किसी भी इंडिविजुअल रेल का, उसे किस रूप में जानते हैं, तो उसे जानते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस रूप में जानते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूड, तो ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूड पैसेंजर, गुड्स एंड सन्ड्री अर्निंग्स, यानी पैसेंजर हो गया, गुड्स हो गया, सन्ड्री अर्निंग हो गया, ये ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूडिंग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबिट हेड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, यानी डेबिट हेड का जो डेब्ट हेड रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कब किया जाता है, क्वार्टरली, मंथली या पर्ली। इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ द एबव, यानी ऊपर में से कोई भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है डेब्ट हेड रिपोर्ट इज ए रिव्यू ऑफ, ये किसका रिव्यू है, तो बैलेंसिंग अंडर द डेब्ट डिपॉजिट, एडवांसेज, लोन, रिमिटेंस आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ रेलवेज एट द बुक्स of the railway at the end of the railway या at the end of the year, यानी ये सब कंडीशन में डेब्ट हेड रिपोर्ट जो है इज ए रिव्यू ऑफ हो जाता है या रिव्यू ऑफ किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेकर कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ऑन,
exchequer control is exercised on. In the statement of unsanctioned expenditure, the items are classified as miscellaneous irregularities, irregular sanction, burnt of estimate, excess overestimate, excess over appropriation for burnt position या provision. Okay, and next penalty recorded BTTE from without ticket passenger is called excess charges. Excess charges. Penalty recorded at the TTM from without ticket passenger is called excess change. Okay. And next है कि penalty recorded TT form without ticket passenger is called excess charges. Okay, and next देखते हैं कि entries in goods railway receipt which are found in a station delivery book but not in machine prepared abstracts are called. तो ऐसे abstract को बोलते हैं linked entries, यानी जिस entries को लिंक किया गया है उसी का डाटा उसमें फिट किया जा सकता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेशन एंड ऑडिटेड फिगर ऑफ वारंट्स एंड क्रेडिट नोट्स आर एडजस्टेड इन ट्रैफिक बुक. तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट ए, यानी पार्ट ए में डिफरेंस बिटवीन द स्टेशन एंड ऑडिटेड फिगर्स किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेड बैलेंस शीट ट्रांसफर इज ऑपरेटेड इन ट्रैफिक बुक. हेड बैलेंस शीट जो होता है ना HBS जिसको बोलते हैं, उसको ट्रांसफर किया जाता है. ट्रांसफर इज ऑपरेटेड इन, तो जब उसको ट्रांसफर किया जाता है तो उसको कहाँ पर ऑपरेट किया जाता है, तो उसको ट्रैफिक बुक में ऑपरेट किया जाता है. किसको? हेड बैलेंस को. ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं कि हेड बुक ट्रांसफर इज ऑपरेटेड इन पार्ट ए, यानी पार्ट ए में ही हेड बुक को ट्रांसफर किया जाता है ऑपरेट करने के लिए. ट्रैफिक विच पासेज ओवर ए रेलवे बट नाइदर ऑरिजिनेट्स नॉर टर्मिनेट्स ऑन द रेलवे इज कॉल्ड फॉर दैट रेलवे. तो दैट रेलवे का जो राइट आंसर है वो है क्रॉस ट्रैफिक. यानी क्रॉस ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ कि वैसा ट्रैफिक विच पासेज ओवर ए रेलवे बट नाइदर ऑरिजिनेट्स फॉर टर्मिनेट्स ऑन द रेलवे इज कॉल्ड क्रॉस ट्रैफिक. ओके, एंड नेक्स्ट ए पैकेज which is tendered by a passenger for temporary custody at a station is. तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्ट लगेज. And next question is no issued tickets are those tickets which were issued to the passenger but returned unused. यानी नॉन इशूड टिकट्स आर दोज टिकट, यानी नॉन इशूड टिकट्स वैसे टिकट्स को कहते हैं जो कि विच वेयर इशूड टू द पैसेंजर, जो कि पैसेंजर के लिए इशू कर दिया गया था, बट रिटर्न अनयूज्ड, लेकिन उसका बिना यूज किए हुए, बिना ट्रैवल किए हुए उसको रिटर्न कर देता है. तो इसी को बोलते हैं नॉन इशूड टिकट्स आर दोज टिकट्स विच इज नॉट गॉट. ओके, which were issued to the passenger but returned unused.
तो यहाँ पर जो देखा जाए तो कि कैश इन ट्रांजिट मीन्स, कैश इन ट्रांजिट मीन्स क्या होता है कि कैश इन ट्रांजिट मीन्स कैश ऑफ मंथ नॉट रिसीव्ड इन कैश ऑफिस इवन अप टू थर्ड ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी फॉलोइंग मंथ को जो दिया हुआ मंथ है उसके थर्ड अप टू थर्ड ऑफ द फॉलोइंग मंथ, या फिर ए कैश ऑफ ए मंथ नॉट रिसीव्ड इन कैश ऑफिस। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो हो गया बी। एंड नेक्स्ट इज कि कैश चेक इज प्रिपेयर्ड बाय, कैश चेक किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो कैश चेक इज प्रिपेयर्ड बाय कैश ऑफिस। ओके, चलिए सर्वे फॉल अंडर हाउ मेनी क्लासेज, तो सर्वे फॉल अंडर 4 क्लासेज, यानी सर्वे फॉल अंडर 4 क्लासेज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, तो कैश बुक जो है, कैश बुक को कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही रिकॉर्ड किया करने के लिए ही इशू किया जाता है या यूज किया जाता है। तो कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज जर्नल बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, तो जर्नल बुक को किस चीज़ के रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी हम लोग देखे थे कि कैश बुक में जो कैश बुक था, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश बुक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नल बुक इज यूज टू रिकॉर्डेड, जर्नल जो बुक होता है वो किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया या बनाया गया था या बनाया जाता, तो कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, एंड डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है कि लेजर इज मेंटेन टू नो, तो लेजर को किस चीज़ को मेंटेन क्या जाने के लिए मेंटेन किया जाता है, तो इसका आंसर है कि नेट पोजीशन ऑफ ए अकाउंट, यानी लेजर से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी अकाउंट का जो नेट पोजीशन है वो कितना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग देखें कि आज से हम लोग ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन पर डिस्कशन किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।